प्लास्टिक सर्जरी एक्चुअल में होता क्या है? प्लास्टिक जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका नाम होता है किसी चीज को मोल्ड करना या किसी को डिफरेंट बनावट देना। और बहुत सारे लोगों को शायद ये जानकारी नहीं होगी कि प्लास्टिक सर्जरी का जन्म भारत में ही हुआ है। स्किन वाइटनिंग की एक सर्जरी होती है हमारे जो कि वर्ल्ड फेमस पॉप सिंगर माइकल जैक्सन की भी हुई थी। तो क्या चीज वो होती है, कैसे मतलब क्योंकि पूरी बॉडी वाइट हो जाती है, वो क्या है? वो एक मिथ है। ऐसी कोई सर्जरी वर्ल्ड ओवर एग्जिस्ट नहीं करती है। जैसे बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी ऐसे दिखाते हैं, एड्स में सब कुछ दिखाते हैं कि पहले ये था, अब ये हो गया, एकदम 7 दिनों में चेहरा वाइट हो गया। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है, सब मिथ है। ऐसा ना तो क्रीम्स होती है ना प्रोसीजर्स होते हैं। जैसे कि हमारा ऑर्गन डोनेशन की चीजें चलती हैं, तो क्या स्किन डोनेशन का भी इसमें कुछ ऐसा प्रोसीजर है? जी, अब इंडिया में स्किन बैंक्स डेवलप होना शुरू हो गए हैं। आपके हिसाब से अभी के टाइम में सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो कौन सी है? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो स्किन, अगर फेस की हम बात करें तो फेस में एक हाईफू टेक्नोलॉजी है, हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड। क्या स्किन डोनेट की जा सकती है? जी, स्किन डोनेट आपकी डेथ के बाद की जा सकती है। आज के लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग हर कोई खुद को सुंदर दिखाना चाहता है और इसके लिए वो मार्केट में मिलने वाले बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का यूज भी कर रहे हैं। लेकिन वही बहुत सारे लोग, यानी कि अगर हम बात करें हमारे देश के सेलिब्रिटीज की, तो वो प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लेते हैं। इसमें बोटॉक्स, फिलर्स और लिपोसक्शन जैसे ट्रीटमेंट शामिल है। अगर मैं आम जनता की बात करूं तो वो आज भी प्लास्टिक सर्जरी के नाम से ही डरते हैं। शायद उनके मन में इसे लेकर बहुत सारे मिथ्स हैं। तो इन्हीं मिथ्स को दूर करने के लिए आज मैं मौजूद हूं जालंधर के अर्बन एस्टेट फेज 2 में बियॉन्ड एस्थेटिक एंड वेलनेस सेंटर में। और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमनप्रीत सिंह, जो आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। डॉक्टर अमनप्रीत सिंह बियॉन्ड एस्थेटिक के डायरेक्टर भी हैं और पिछले 14 सालों से स्किन एक्सपर्टीज भी हैं। ये एक प्लास्टिक सर्जन भी हैं, तो हम इन्हीं से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू कपिला जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सर। सर, जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं प्लास्टिक सर्जरी के बारे में, तो सबसे पहले जो हमारे आम जनता है उनको हम यही बताना चाहेंगे कि प्लास्टिक सर्जरी एक्चुअल में होता क्या है? प्लास्टिक सर्जरी अगर हम बात करें तो प्लास्टिक सर्जरी एक नाम सुनने में लगता है कि कहीं कोई प्लास्टिक का यूज होता होगा या कोई हम आर्टिफिशियल चीज बना के देते होंगे। प्लास्टिक जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका नाम होता है किसी चीज को मोल्ड करना या किसी को डिफरेंट बनावट देना। और बहुत सारे लोगों को शायद ये जानकारी नहीं होगी कि प्लास्टिक सर्जरी का जन्म भारत में ही हुआ है। हमारे वेदों में प्लास्टिक सर्जरी का वर्णन है। सुश्रुता जो है वो प्लास्टिक सर्जरी का फादर वर्ल्ड ओवर उन्हें माना जाता है। तो प्लास्टिक सर्जरी का जन्म इंडिया से ही हुआ था। बाद में टाइम के साथ जैसे जैसे वॉर्स लड़ी गई, उनमें प्लास्टिक सर्जरी और रिफाइन होती गई और बढ़ती गई और पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध हो गई। कुछ प्रोसीजर ऐसे भी हैं जो इंडियन टेक्निक के नाम से शुरू से जाने जाते हैं। हमारे वेदों में जो चीजें प्लास्टिक सर्जरी के बारे में लिखी हुई हैं, जो टेक्निक्स मेंशन्ड है, वो आज भी फॉलो होती है। सो प्लास्टिक सर्जरी का मतलब बेसिकली है किसी भी चीज को शेप देना, आकार देना। कोई चीज बिगड़ गई है, कोई चीज जो जन्म से खराब है, देखने में अच्छी नहीं लग रही है, या हम अपने ब्यूटी को और ब्यूटीफाई करना चाहते हैं, उन सारी चीजों की जो सर्जरी होती है उसे मूल रूप से प्लास्टिक सर्जरी कहा जाता है। यहाँ आपने बहुत अच्छी बात बताई कि प्लास्टिक सर्जरी का जो जन्म है वो भारत में ही हुआ है। शायद बहुत सारे लोग जो है ये नहीं जानते, शायद मैं भी नहीं जानती थी कि यहीं से ही हुआ है। तो हम इसी की बात कर रहे हैं। तो इसमें मैं ये जानना चाहती हूँ कि प्लास्टिक सर्जरी का एक्चुअल में किस बॉडी पार्ट के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है? ये भी आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हम देखते हैं कि मेडिकल में डिफरेंट स्पेशलिटीज होती हैं। जैसे कार्डियोलॉजिस्ट है, वो हार्ट को डील करता है। एक यूरोलॉजिस्ट है, वो किडनी या पेशाब के रोगों को डील करता है। प्लास्टिक सर्जरी एक ऐसी स्पेशलिटी है जिसका कोई भी एक डिफाइंड सिस्टम नहीं है। ये हमारे बाल से लेकर पैर के नाखून तक हर चीज को डील करती है। अगर मैं बात करूं तो हमारी किताबों में जो प्लास्टिक सर्जरी की डेफिनेशन है उसमें ये बताया गया है कि प्लास्टिक सर्जरी
वो स्पेशलिटी है कि जब एक ऑपरेशन शुरू हो चुका है और सब लोग अपना काम कर चुके हैं, लेकिन अब वो ऑपरेशन खत्म नहीं हो रहा है, तो उस खत्म करने वाले पार्ट को प्लास्टिक सर्जरी कहा जाता है। ओके। कि सबने ट्राई कर लिया है, अब उस चीज को बंद करना है, उसके लिए आपको प्लास्टिक सर्जरी की हेल्प लेनी पड़ती है। तो इसके बहुत सारे क्या टाइप्स होते हैं, तो कितनी तरह के ये होती हैं? देखिए, प्लास्टिक सर्जरी मूल रूप में, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी बॉडी पार्ट को अगर हमने उसकी शेप को चेंज करना है, उसके साइज को चेंज करना है, तो वो प्लास्टिक सर्जरी में आ जाता है। मूल रूप में जो लोगों को पता है प्लास्टिक सर्जरी के बारे में, वो बेसिकली पता है कि प्लास्टिक सर्जन जले हुए मरीजों का इलाज करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर जब शरीर जल जाता है तो उसका इलाज स्टार्टिंग से लेके एंड तक, जब तक मरीज ठीक नहीं हो जाता है, उसमें प्लास्टिक सर्जरी का ही मेन रोल होता है। दूसरा हम बोलते हैं रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी मतलब कोई एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से कोई अंग खराब हो गया है, किसी की टांग में चोट लगी है, हड्डी टूट गई है। अब हड्डी टूट गई है तो उसके लिए हड्डी वाले डॉक्टर उस पर प्लेट या रॉड डाल के उसको जोड़ देते हैं। लेकिन अगर उसके ऊपर की चमड़ी खराब हो गई है और नीचे उसकी हड्डी दिख रही है, तो उसको अगर हम ठीक नहीं करेंगे तो जो प्लेट या रॉड डाली गई है वो भी काम नहीं कर पाएगी और हड्डी जुड़ नहीं पाएगी। तो उस चीज को दोबारा बनाने का काम भी प्लास्टिक सर्जरी ही करती है। हमारे चेहरे का कोई चीज एक्सीडेंट की वजह से या जन्म से खराब है, जन्म से कई बार हम देखते हैं कि क्लेफ्ट लिप की प्रॉब्लम है, कि होंठ पूरा नहीं बना है, या जो हम तालू बोलते हैं, पैलेट बोलते हैं, वो कटा हुआ है जन्म से, उस चीज को जो रिपेयर करने का काम है वो भी प्लास्टिक सर्जरी ही का ही पार्ट माना जाता है। ऐसे ही शरीर का कोई भी अंग है जिसकी बाहर की बनावट ठीक नहीं है, उसको ठीक करने का काम प्लास्टिक सर्जरी में आता है। एक जो बहुत कॉमन एस्पेक्ट आजकल चल रहा है, जैसे हम ब्यूटिफिकेशन सर्जरी बोल देते हैं, वो भी एक प्लास्टिक सर्जरी का ही अंग है। लाइक बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो हैं करवा भी रहे हैं जी। तो लाइक इसका जब हम कोई जैसे आपने कहा कि ब्यूटी का भी एक ये पार्ट है, तो अगर हम मान लो नाक है हमारी, हम उसको कोई टेढ़ी नाक है या कोई कट वट लगा हुआ है, उसको ठीक करवाना चाहते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए क्या किसी और बॉडी पार्ट से कोई ऐसा कुछ लिया जाता है? कैसे, मतलब क्या प्रोसेस रहता है? देखिए, कुछ चीजें होती हैं जो जिसको हम बोलते हैं मेडिकल भाषा में लोकल टिश्यू रीअरेंजमेंट। आसपास से ही हमें कोई टिश्यू मिल जाता है और हम उस चीज को उसे रिकंस्ट्रक्ट या दोबारा बना सकते हैं। कई बार होता है कि डैमेज इतना ज्यादा हुआ है कि आपको आसपास से कोई चीज नहीं मिल सकती है, तो हमें शरीर के ही किसी दूसरे पार्ट से, चमड़ी को लेकर या हड्डी को लेकर या मांसपेशियों को लेकर, हम उस जगह पे ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर हम एग्जांपल लें कि एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है कि फेशियल पाल्सी, कि एक साइड का मुंह टेढ़ा हो गया। उसका कोई भी कारण हो सकता है, वो इन्फेक्शन के कारण हो सकती है, या कोई सर्जरी हुई है ब्रेन की या कान की जिसकी वजह से वो हो गया। अगर तो वो इन्फेक्शन के कारण है तो वो अपने आप ठीक हो जाती है। अगर किसी वजह से वो नस डैमेज हो चुकी है तो उसको रिपेयर करना या उस नस का जो काम है उसका काम किसी और तरीके से लेना, वो प्लास्टिक सर्जरी का काम आ जाता है। उसमें हम एक जगह से दूसरी जगह मांसपेशियां या नसें ट्रांसफर करते हैं, वो भी। पर क्या वो मैच कर जाती है स्किन? लाइक अगर मेरे नाक में कुछ करवाना है तो कहीं और से मैंने स्किन ली, तो वो मेरे नोज की स्किन से मैच करेगी? देखिए, वो डिपेंड करता है। इसीलिए हम जब भी फेस पे कोई चीज हमें लगानी है, हमें मान लीजिए किसी कारणवश फेस पे स्किन लगानी पड़े, तो हमारी टेंडेंसी होती है कि वो फेस के ही किसी इस पार्ट से आ जाए जो जहां पे जो स्कार आए वो छुपा रहे और वो स्किन की क्वालिटी सिमिलर मिल जाए, क्योंकि हमारे बॉडी पार्ट में हर जगह पे स्किन क्वालिटी डिफरेंट है। कोई स्किन मोटी है, कोई पतली है, कुछ एरियाज जो एक्सपोज होते हैं उनकी स्किन डार्क हो जाती है, कुछ एरियाज जो एक्सपोज नहीं होते हैं वो लाइट रहते हैं, तो वो सारी चीजें बैलेंस करके चलनी पड़ती है। इनका कोई साइड इफेक्ट होता है? आज की डेट में प्लास्टिक सर्जरी किसी भी नॉर्मल सर्जरी की तरह सेफ है, और जो भी प्लास्टिक सर्जरी इलेक्टिव की जाती है उसमें पेशेंट की सेफ्टी का पहले ध्यान रखा जाता है।
पेशेंट ऑप्टिमाइज है, फिट है सर्जरी के लिए, तो ही सर्जरी के लिए प्रोसीड किया जाता अच्छा, जैसे जो बर्न केसेस होते हैं या जो एसिड अटैक के केसेस होते हैं, है जी। उनके प्रोसीजर में कोई डिफरेंट होता है कुछ, मतलब अलग तरीके से दोनों की जाती हैं? देखिए, दोनों केसेस में ये असेस करना जरूरी होता है कि चमड़ी जो उनकी खराब हुई है वो किस डेप्थ तक खराब हुई है। ओके। उसमें और कोई, जैसे आंख के पास अगर कोई एसिड अटैक हुआ है या बर्न हुआ है तो आंख की पलक खिंच जाती है और आंख खुली रह जाती है। उन केसेस में हमें उस पलक को अपनी पोजीशन पे लाना पड़ता है। उन केसेस में जो हमारा मेन फोकस होता है वो है कि पेशेंट को एक फंक्शनल रिकवरी मिल सके। उसमें जो कॉस्मेटिक पार्ट है वो एक बैक सीट ले लेता है। पहला काम है कि पेशेंट फंक्शनल हो। हम कॉस्मेटिक कली इम्प्रूव करने की बजाय उसको फंक्शनली ज्यादा इम्प्रूव करना चाहते हैं। ओके। आजकल एक और कॉमन टर्म जो कहते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी, लाइक आपने स्टार्टिंग में बताया है कि ब्यूटी ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो क्या ये प्लास्टिक सर्जरी से डिफरेंट है? ये प्लास्टिक सर्जरी का ही एक सब स्पेशलिटी है। ओके। कॉस्मेटिक सर्जरी का बेसिकली काम है कि किसी भी बॉडी पार्ट को ब्यूटीफाई करना। उसमें ये कॉस्मेटिक सर्जरी उन चीजों के लिए की जाती है जो किसी एक्सीडेंट या जन्म से डैमेज नहीं है, बट देन मेरी नाक अगर टेढ़ी है, अगर मुझे नहीं पसंद आ रही तो मैं उसको इम्प्रूव करा सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ कॉस्मेटिक सर्जरी। इट्स काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन हो जाती है, लाइक जैसे हम गाड़ियों में बहुत सारी मॉडिफिकेशंस करते हैं तो अपनी स्किन पे भी कर सकते हैं। ओके। कॉस्मेटिक सर्जरी की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके भी कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं? कॉस्मेटिक सर्जरी के टाइप्स तो नहीं हम कह सकते, बट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की डिफरेंट कॉस्मेटिक सर्जरी होती है। कुछ लोग अपना पेट कम करना चाहते हैं तो उसके लिए जैसे लाइपोसक्शन सर्जरी है। प्रेगनेंसी के बाद फीमेल्स में कई बार स्किन लटक जाती है, पेट लटक जाता है, तो उसके लिए एब्डोमिनोप्लास्टी या जिसे हम आम भाषा में टमी टक सर्जरी कह देते हैं, वो चीजें अवेलेबल हैं। कुछ लोग अपना ब्रेस्ट साइज इंक्रीज करना चाहते हैं या कुछ लोग डिक्रीज करना चाहते हैं, उस सर्जरी को कॉस्मेटिक सर्जरी कहा जाता है। ओके। तो क्या मतलब इनमें, अगर जैसे आपने इतने सारे अभी नाम ले लिए है ना, तो उसमें से सबसे ज्यादा जो कॉमन है कौन से केसेस ज्यादा हैं? देखिए, अगर हम मेल्स की बात करें, ऐसा नहीं है कि मेल सर्जरी नहीं करा रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हर कोई अच्छा दिखना चाहता है। और मेरी अपने हर एक क्लाइंट को एक ही एडवाइस होती है कि अगर आप कोई चीज अपने बॉडी में मॉडिफाई कराना चाहते हो और वो सेफ है तो उसे कराने में कोई हर्ज नहीं है। इट इज माय पर्सनल चॉइस। अगर मैं बाजार से कपड़े खरीदने जा रहा हूँ तो अगर मैं अच्छे कपड़े या अच्छे ब्रांड के कपड़े खरीद रहा हूँ तो वो मेरी चॉइस है। बहुत लोग जज करना शुरू हो जाते हैं कि इसकी क्या जरूरत है। ये आई थिंक इट इज ए पर्सनल चॉइस। हर एक की अपनी चॉइस है वो क्या कराना चाहता है। अगर मैं मेल्स की बात करूं तो सर्जिकली वन ऑफ द कॉमन सर्जरीज इज गायनेकोमेजिया सर्जरी, जिसे हम बोलते हैं, या आम भाषा में गायनो सर्जरी या मेल बूब प्रॉब्लम कह देते हैं। उसमें क्या होता है कि मेल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो हर एक बॉय में प्यूबर्टी के अराउंड होता ही होता है, बिकॉज तब हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं। उस टाइम पे मेल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। 30 से 40% लोगों में वो अगले 2 सालों में खत्म हो जाती है। जिन बच्चों में वो चीज खत्म नहीं होती है, उन बच्चों में वो चीज फिर पूरी लाइफ तक परसिस्ट करती है। और ये कोई डिजीज नहीं है। दिस इज नॉट ए डिजीज जो कहीं पे फैल जाएगा या जिससे बॉडी को कोई दिक्कत आएगी। सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडिकेशन होती है गायनेकोमेजिया सर्जरी करने की कि पर्सन जो है वो साइकोलॉजिकली इफेक्ट हो रहा है उससे। वो बाहर दोस्तों के साथ घूमने जाता है तो वो टी शर्ट पहनने में शर्म करता है, स्विमिंग जा रहा है तो टी शर्ट उतारने में शर्म करता है। तो आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि गायनेकोमेजिया सर्जरी आज की डेट में लाइपोसक्शन के द्वारा की जाती है, और उसमें भी एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, जिसमें अल्ट्रासाउंड असिस्टेड लाइपोसक्शन मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है। ये डे केयर सर्जरी होती है, आप सुबह आते हो, सर्जरी कराते हो और शाम को घर चले जाते हो। ओके। एंड विद इन 4 to 5 days आप अपनी रूटीन नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाते हो। तो मतलब आफ्टर सर्जरी मेडिकेशन भी चलती है? मेडिकेशन सिर्फ पेन किलर्स और एंटीबायोटिक्स होते हैं जो 5 से 6 दिन के लिए चलते हैं। कितने दिनों में आराम आ जाता है? आप अपना रूटीन हाउस होल्ड वर्क या ऑफिस वर्क अगर आप करना चाहते हो तो मैं बात करूं तो पेशेंट 4 या 5 दिन में उसके लिए फिट हो जाते हैं।
अगर आप हैवी फिजिकल एक्टिविटी करना चाहते हो, जिमिंग जाना चाहते हो, तो आपको 4 से 6 हफ्ते तक वेट करनी पड़ती है। इसके बाद डाइट में भी कुछ चेंजेस करने पड़ते देखिए, हैं? डाइट के लिए चेंजेस अगर मैं बात करूं, वो सर्जरी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, बट एक हेल्दी लाइफस्टाइल हर चीज में हेल्प करता है। बिल्कुल। अगर आप चाहते हो कि आपका फैट जो निकल गया है सर्जरी की वजह से वो वापस ना आए, तो आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। बिल्कुल है। अगर हम फीमेल्स की बात करें तो जी। फीमेल्स में सबसे ज्यादा केसेस कौन से? फीमेल्स में लाइपोसक्शन बहुत कॉमन सर्जरी है, स्पेशली टमी एरिया के लिए कराते हैं, या लव हैंडल्स साइड ऑफ टमी में जो एरियाज होते हैं, वो कुछ एरियाज होते हैं जो फैट जिमिंग और एक्सरसाइज से बहुत लेट जाता है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि नहीं जा सकता, लेकिन उसमें टाइम बहुत लगता है। एक चीज मैं यहाँ पे जरूर बताना चाहूंगा कि लाइपोसक्शन जो है वो वेट लॉस सर्जरी नहीं है। बहुत सारे लोग ये प्रज्यूम करके चलते हैं कि मैं वेट लॉस करना चाहता हूं तो मैं लाइपोसक्शन करा लेता हूं। लाइपोसक्शन या कोई भी कॉस्मेटिक सर्जरी, टमी टक, लाइपोसक्शन, इनमें से कोई भी सर्जरी वेट लॉस सर्जरी नहीं है। हमारा बेसिक मोटिव इसमें है कि आपकी बॉडी को शेप करना, बॉडी को कंटूर करना। मतलब जो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फैट है वो निकल जाता है जी, और वो शेप में आ जाती है, बॉडी शेप में आ जाती है। ओके। लाइक मतलब कि जैसे आपने कहा कि लाइपोसक्शन करना भी है जी, तो उसमें भी प्रोसीजर जो चलता है वो भी डे केयर में ही आता है, या 90% केसेस में लाइपोसक्शन डे केयर सर्जरी ही होती है। 10% में हम एक सेफ्टी मार्जिन लेके चलते हैं कि अगर पेशेंट थोड़ा अनकंफर्टेबल है तो वो हॉस्पिटल में एक रात रुकता है और अगले दिन जब भी कंफर्टेबल होता है वो जा सकता है। अच्छा, कोई मदर है तो लाइक अभी 6 मंथ्स की वो मदर है एंड उसको लाइपोसक्शन लेना है तो क्या वो ले सकती है? मैं वो एडवाइस नहीं करता हूँ, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद जब आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हो तो बहुत सारे चेंजेस बॉडी में आते हैं। उन केसेस में एक तो आपकी स्किन जो पहले बढ़ गई थी उसने वापस अपनी जगह पे भी आना है। वो श्रिंकेज कितनी होनी है वो टाइम के साथ ही पता लगता है। उस स्टेज में हम जो भी सर्जरी कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं हो पाती है। मोस्टली पोस्ट प्रेगनेंसी सर्जरीज जो जिनको हम मेडिकल भाषा में या कॉस्मेटिक सर्जरी की भाषा में मॉमी मेकओवर सर्जरीज कहते हैं, कि आप प्री प्रेगनेंसी शेप में आना चाहते हो, वो हम सर्जरीज एडवाइस करते हैं कि जब आपकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, आप और प्रेगनेंसीज नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो, नहीं प्लान कर रहे हो, और एटलीस्ट 1 to 1.5 ईयर आपका हो चुका है लास्ट प्रेगनेंसी के बाद, क्योंकि बॉडी ऑप्टिमाइज हो जाती है, आपकी काफी स्किन श्रिंक बैक कर जाती है, तो आपको भी मेहनत कम करनी पड़ती है, हमारा वर्क भी कम हो जाता है और रिकवरी भी फास्टर होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइए कि लाइक जैसे जितनी भी अभी तक सर्जरीज हैं प्लास्टिक सर्जरी के अंदर, जितनी भी और टर्म्स मेडिकल टर्म्स आती हैं, उसका एक पर्टिकुलर एक एज ग्रुप भी होता है क्या कि हाँ इस एज में आने के बाद आप वो चीज ले सकते हो? देखिए, कॉस्मेटिक सर्जरी का आज की डेट में कोई एज ग्रुप नहीं है। हाँ, 18 साल से कम के अगर कोई बच्चे आते हैं कुछ सर्जरी कराना चाहते हैं, स्पेशली जैसे मैंने आपको बताया मेल्स में गायनेकोमेस्टिया बहुत कॉमन है, तो आजकल सोशल मीडिया के कारण अवेयर बहुत हो रहे हैं लोग, तो वो जब 18 साल से कम की उम्र में आते हैं, अगर वो साइकोलॉजिकली उस वजह से बहुत परेशान भी है तो भी हम सर्जरी तभी करते हैं जब उनके पेरेंट्स की कंसेंट होती है। 18 साल के बच्चे की कोई भी सर्जरी होनी है उसमें पेरेंट्स की कंसेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सर्जरी नहीं हो सकती है, लेकिन तभी किया जाता है कि अगर उसकी साइकोलॉजिकली वो इतना अफेक्टेड है कि उसकी रूटीन लाइफ, उसका स्कूल टाइम, मतलब बहुत ज्यादा जरूरत महसूस हो रही है उसकी, तब वो की जाती है। जी। अच्छा, एक चीज और कि स्किन वाइटनिंग की एक सर्जरी होती है, हमारे जो कि वर्ल्ड फेमस पॉप सिंगर माइकल जैक्सन की भी हुई थी, तो क्या चीज वो होती है, कैसे मतलब क्योंकि पूरी बॉडी वाइट हो जाती है, वो क्या है? वो एक मिथ है, ऐसी कोई सर्जरी वर्ल्ड ओवर एग्जिस्ट नहीं करती है। वो एक आप कह लीजिए कि सोशल मीडिया डबल एज स्वॉर्ड है, कुछ चीजें होती हैं। अब हमारे पास कई बार क्लाइंट आ जाते हैं कि मुझे शाहरुख खान जैसी नाक चाहिए या दीपिका पादुकोण जैसी नाक चाहिए, और वो लेके आते हैं कि देखिए जी ये सोशल मीडिया पे दिख रही है, ऐसी प्रोसीजर्स हो रहे हैं। वो पॉसिबल नहीं है, आपको शाहरुख खान का फेस नहीं मिल सकता है, वो उसका फेस है। हम आपके फेस के या आपके फीचर्स को मॉडिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं, और स्किन वाइटनिंग सर्जरी नाम की कोई सर्जरी नहीं होती।
ओके, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपकी स्किन जी एकदम वाइट हो जी सकती है, मतलब आपके जो बॉडी पूरी जो कलर है उसी के जी अकॉर्डिंग वो चीज को आप मॉडिफिकेशन कर देखो, सकते हो। स्किन के अगर कलर को अगर चेंज करना है तो हम्म। उसके लिए सर्जरी कोई नहीं होती है। हम्म। उसके लिए प्रोसीजर्स या मेडिकेशंस अवेलेबल है जो आपकी स्किन टोन को हल्का सा लाइट कर सकते हैं। हम्म। वो कुछ चीजें हैं, कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं, हम्म। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जो स्किन लाइटनिंग में हेल्प करते हैं। मैं वाइटनिंग वर्ड नहीं यूज करना चाहूंगा बिकॉज वो एक मिस रिप्रेजेंटेशन होगी फैक्ट्स की। बिल्कुल। स्किन वाइटनिंग के लिए ना तो कोई क्रीम आती है, ना कोई मेडिकेशंस आती हैं। स्किन लाइटनिंग जरूर हो सकती है लाइक with जैसे बहुत सारे medications। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी ऐसे दिखाते हैं, एड्स जी में सब कुछ दिखाते जी हैं कि पहले ये था अब ये हो गया, जी एकदम 7 दिनों में चेहरा वाइट हो गया, जी तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सब कुछ मिथ नहीं है। होता। ऐसा ना तो क्रीम्स होती है ना प्रोसीजर्स होते हैं। ओके, ऐसा नहीं प्रोसीजर। है कि मेडिकल प्रोसीजर से भी आप एक हफ्ते में आपके हाँ। स्किन टोन बिल्कुल डार्क से वाइट हो जाएगा। स्किन टोन्स कैन बी ब्रॉट डाउन ए शेड लाइटर विद कंसिस्टेंट मेडिकेशन। ओके, मतलब कि आप अपने जो स्किन टोन है उसको जी अच्छा और मतलब शाइनी वे में लेके आ बिल्कुल सकते हो अपनी डाइट के अकॉर्डिंग, अपने जी लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करके। बिल्कुल ये चीजें हो सकती हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज यहाँ पे, अब जैसे आपने बताया भी कि बहुत सारी लाइपोसक्शन के बारे में बताया, जी लेकिन एक मेरे मन में आ रहा है कि बोटॉक्स बहुत चल रहा है जी आजकल, तो पहले तो वो बताइए कि वो है क्या और जी क्या उसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं। जी बोटॉक्स वर्ड ओवर, अगर हम नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स की बात करें तो वर्ड ओवर बोटॉक्स नंबर 1 प्रोसीजर्स है जो परफॉर्म किया जाता है। बोटॉक्स बेसिकली एक तरह से बैक्टीरिया से डिराइव किया हुआ एक कह लो कि बैक्टीरिया का एक सिक्रीशन है जिसको यूज किया जाता है मसल्स को रिलैक्स करने के लिए। बोटॉक्स का बेसिकली काम है रिंकल्स को ट्रीट करना। यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा कि बोटॉक्स हर तरह के रिंकल्स को नहीं ट्रीट कर सकता है। हमारे फेस पे 2 तरह के रिंकल्स आते हैं जिनको हम, एक तो डायनेमिक रिंकल्स होते हैं, एक होते हैं स्टैटिक रिंकल्स। डायनेमिक रिंकल्स वो होते हैं जो हमारी मूवमेंट पे बनते हैं। अगर मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूँ तो हॉरिजॉन्टल लाइंस हमारे फोरहेड पे बन जाती हैं, वो एक डायनेमिक रिंकल है। हम स्माइल करते हैं तो आईज के अराउंड क्रोज फीट जिन्हें हम बोलते हैं आम भाषा में, वो लाइंस बन जाती हैं। सो डायनेमिक रिंकल्स वो होते हैं जो सिर्फ मूवमेंट पे आएंगे, आप एक पर्टिकुलर मूवमेंट करोगे और वो रिंकल आएगा। स्टैटिक रिंकल्स हैं जो हर टाइम पे प्रेजेंट है। बोटॉक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ डायनेमिक रिंकल्स पे काम करता है। जब वो रिंकल्स स्टैटिक हो जाते हैं तो बोटॉक्स काम नहीं करता है। तो इसका कोई पर्टिकुलर एज टाइम होता है, एज लिमिट? एज लिमिट नहीं है इसकी कोई, लेकिन बहुत ज्यादा अर्ली इसको स्टार्ट नहीं करना चाहिए। बोटॉक्स का काम है, अगर हम फोरहेड पे लगा रहे हैं तो फोरहेड का जो हमारा मसल है उसको वो रिलैक्स कर देता है। तो जब आप मूवमेंट करोगे तो वो रिंकल्स नहीं बनेंगे बिकॉज उसका जो काम है ऊपर खींचने का आईब्रोज को, वो उसने बंद कर दिया है। हम उस पहले बोटॉक्स जब लोग कराते थे तब एक बहुत पॉपुलर टर्म थी प्लास्टिक फेस की, फेस बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस हो जाता है, इसीलिए बोटॉक्स नहीं कराना चाहिए। बट आज की डेट में जिस टेक्निक से, जिन डोजिंग में वो किया जाता है, वी ट्राई टू गिव इन नेचुरल अपीयरेंस टू यू। आपकी सारी मूवमेंट्स ब्लॉक नहीं होती हैं, कम हो जाती हैं। क्या ये पेनफुल होता है? ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 10 अगर मैं कहूँ तो 1। ओके, मतलब इट इज वर्चुअली पेनलेस प्रोसीजर। वॉक इन प्रोसीजर है, आप आओगे आधे घंटे में आप घर चले जाओगे, कोई डाउन टाइम नहीं है इसका। इफेक्ट आने में इसको अराउंड 1 वीक लग जाता है और इसका इफेक्ट जो है ये टेम्परेरी होता है, ये 4 से 6 महीने तक लास्ट करता है। अच्छा, आपने अभी बताया कि नॉन सर्जिकल जो है बोटॉक्स जो है वो नॉन सर्जिकल है, तो इसके अलावा और कौन से नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट? नॉन सर्जिकल अगर हम फेस की बात करें तो फिलर्स बहुत पॉपुलर हैं आजकल। देन थ्रेड्स हैं। थ्रेड्स का बेसिक काम है कि जो टिश्यूज नीचे ढीले पड़ गए हैं उनको लिफ्ट करके रखना। फिलर्स का काम है, दोनों काम करते हैं, एक तो एज के साथ हमारा फेस का फैट लूज हो जाता है, स्किन ढीली पड़ जाती है, तो ये लिफ्टिंग का भी काम करता है, और जहां जहां पे फैट लूज हो गया है वहां पे वॉल्यूम ऐड करने का भी काम करता है। ये इंजेक्टेबल प्रोसीजर्स हैं, बोटॉक्स, फिलर्स, थ्रेड इज पार्टली इंजेक्टेबल कह सकते हो आप। इसके अलावा अगर हम बात करें नॉन सर्जिकल बॉडी कंटूरिंग प्रोसीजर्स की, तो उसमें जो टेक्नोलॉजीज आज हमारे पास अवेलेबल है उनमें क्रायोलाइपोलाइसिस है। वो बेसिकली एक नॉन सर्जिकल वे है फैट को कम करने का। कुछ लोग हैं जो सर्जरी नहीं कराना चाहते हैं,
तो उन केसेस में जो आपके एरियाज ऑफ फैट हैं जो नहीं जा रहे हैं डाइट और एक्सरसाइज की वजह से, उन एरियाज को हम फैट को फ्रीज करके फैट सेल्स को किल कर देते हैं और वो बॉडी उनको निकाल देती है। दूसरी जो टेक्नोलॉजी है एम स्कल्प्ट के नाम से पॉपुलर है, वो बेसिकली आपके जो मसल्स हैं उनको बहुत तेजी से उनकी कॉन्ट्रैक्शन कराती है। जब हम जिम में जाते हैं तो मसल्स को वर्कआउट करते हैं, तो ये जो मशीन है आपके लेटे हुए आपके मसल्स को वर्कआउट करती है उस स्पीड से जिस स्पीड पे ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो इसका भी काम एक तो मसल्स को बिल्डअप करना है और जो ऊपर का फैट है उसको कम करना है। तीसरी एक जो न्यूअर टेक्नोलॉजी है जॉडी शेप, इट इज एन इटालियन टेक्नोलॉजी। ये बेसिकली वैक्यूम कैविटेशन एंड आरएफ टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है। तो ये भी आपके जो फैट सेल्स हैं उनको किल करती है। जब हम तीनों चीजों को कंबाइन करते हैं अलोंग विद ए गुड हेल्दी लाइफस्टाइल, इससे वेट लॉस एंड फैट लॉस दोनों चीजें होती हैं। बट ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि इसमें रिजल्ट्स उतनी फास्ट नहीं आएंगे जितना आप सर्जिकली अचीव कर सकते हो। तो आपको बैलेंस रख के चलना पड़ता है कि आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए तो आपको सर्जरी की तरफ जाना पड़ेगा। अगर आप स्लो रिजल्ट से सेटिस्फाइड हैं तो आप नॉन सर्जिकल, मतलब अगर किसी के पास मतलब लॉन्ग टर्म जा सकते हैं तो वो स्लो एंड स्टडी वाला आपका। और इनमें कोई भी प्रोसीजर ऐसा नहीं है जिसका लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट। ओके ऐसा तो नहीं होता कि लाइक आपने कोई भी अगर कोई ट्रीटमेंट लिया है तो उसके बाद लाइक जो आप कह रहे हो बोटॉक्स है, फिलर्स को ट्रीटमेंट हमने लिया तो थोड़े टाइम के बाद हमारा फेस खराब हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए एजिंग कंटिन्यू रहती है, एजिंग रुकने नहीं वाली है। आप कोई भी प्रोसीजर करा लो, जैसे जैसे आप एज करते रहोगे आपके स्किन में जो चेंजेस आने हैं वो आते रहेंगे। इन प्रोसीजर्स का सिर्फ ये काम है कि आपके जो साइंस ऑफ एजिंग आ चुके हैं उनको हम रिवर्स कर दें। अगर आप आज मान लीजिए 45 के लग रहे हो तो टेंडेंसी ये है कि हम फेस में ऐसे चेंजेस लाएं कि आपकी एज 2 से 3 साल कम लगे। जैसे ही उसका इफेक्ट खत्म होगा आप अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाओगे। मतलब उसके बाद वो दोबारा से ट्रीटमेंट वो चीज करवानी पड़ेगी हमें, अगर आप करवाना चाहते हो तो। मतलब वो एक बार, ऐसा नहीं है कि एक बार कराया और आप दोबारा नहीं करा सकते। नॉन सर्जिकल जितने भी प्रोसीजर्स हैं वो टेम्पररी होते हैं। उनका इफेक्ट जैसे बोटॉक्स का मैंने आपको बताया 4 से 6 महीने तक रहता है, फिलर्स का 1 से 1.5 साल तक रहता है, थ्रेड्स 1 से 2 साल लगा के हम चलते हैं। तो कुछ टाइम के बाद वो इफेक्ट धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। फिलर्स जो लगे हुए हैं वो बॉडी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है, तो जो आपको रिजल्ट मिल रहा था वो आपको 6-8 महीने बाद वो कम होता दिखना शुरू हो जाता है। मतलब तो उसको आप रिपीट ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। मतलब इन बिटवीन ही लेना है या 6 महीने के बाद बिल्कुल ही जब वो खत्म हो जाए तो? देखिए इट इज अ पर्सनल चॉइस। ये ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मुझे तभी लेना है। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप उस इंडस्ट्री से हैं कि आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि मैं अपनी पुरानी पोजीशन में पूरी तरह पहुंच जाऊं, तो आपको पहले लेना चाहिए ताकि वो रिजल्ट कंसिस्टेंटली चलता रहे, कंटिन्यूटी हो जाए उसकी। जी। आपके हिसाब से अभी के टाइम में सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो कौन सी है? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो स्किन, अगर फेस की हम बात करें तो फेस में एक हाईफू टेक्नोलॉजी है, हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड। वो बेसिकली स्किन टाइटनिंग एंड स्किन लिफ्टिंग का काम करती है। ये नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स की जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी एडवांस्ड हाइड्राफेशियल, आजकल मेडिफेशियल्स बहुत पॉपुलर हैं, रेदर देन ए पार्लर फेशियल जहां पे आपको भी नहीं पता कि कौन से प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं, आपकी स्किन पे वो कैसे रिएक्ट करेंगे। जो मेडिकल ग्रेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनका रिजल्ट्स डिफरेंट होते हैं। तो एडवांस्ड हाइड्राफेशियल टेक्नोलॉजी है जो कि स्किन रिजुविनेशन, स्किन क्लीनिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करती है जी। उसके बाद अगर हम बात करें बॉडी कंटूरिंग, जैसे मैंने आपको बताया जॉडी शेप है जो इंडिया में बहुत कम जगह पे इंस्टॉल्ड है। अगर हम सर्जिकल की बात करें लाइपोसक्शन में तो अल्ट्रासाउंड असिस्टेड लाइपोसक्शन, जो कि वर्ल्ड ओवर द लेटेस्ट एंड द बेस्ट टेक्नोलॉजी है लाइपोसक्शन जी। इसका बेसिक काम है कि एक तो लाइपोसक्शन इजियर हो जाती है, रिकवरी फास्टर होती है, स्किन श्रिंकेज बेटर होती है और पेशेंट को रिजल्ट्स भी बेटर मिलते हैं। आपके क्लिनिक की बात करें तो सबसे ज्यादा मतलब लेटेस्ट जो आप टेक्निक यूज कर रहे हैं वो कौन सी कर रहे हैं? सबसे ज्यादा लेटेस्ट जैसे मैंने आपको बताया, एक तो अल्ट्रासाउंड असिस्टेड लाइपोसक्शन,
बहुत कॉमनली यूज होती है। दूसरा हाई इंटेंसिटी फोकल अल्ट्रासाउंड या हाइफू के नाम से जो पॉपुलर है। स्लिमिंग में जॉडी शेप है जो जिसमें जॉडी फेशियल भी हम करते हैं, विच हेल्प्स इन द फेशियल स्लिमिंग आल्सो, एंड एडवांस्ड हाइड्रा फेशियल। तो ये कितना टाइम लेता है? अगर जैसे हम एक नॉर्मल पार्लर में फेशियल कराने जाते हैं तो वो लाइक 45 मिनट्स लेते हैं, तो इन सब प्रोसीजर में अगर हम हाइड्रा फेशियल की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट्स टू 50 मिनट्स का प्रोसीजर है। इट इज अ स्टेप वाइज प्रोसीजर। हर स्टेप में डिफरेंट इंग्रेडिएंट आपकी स्किन में इन्फ्यूज किया जाता है और साथ में जो डर्ट है वो निकाला जाता है। एंड अगर मैं जॉडी फेशियल की बात करूं तो वो इट्स अराउंड 30-35 मिनट्स प्रोसीजर। तो इनके बाद कोई प्रिकॉशन भी लिया जाता है? ओनली प्रिकॉशन जो हर टाइम लेना चाहिए, वेदर आप प्रोसीजर करा रहे हो या नहीं करा रहे हो, वो है एक गुड स्किन केयर रूटीन। उसमें आपका एक अच्छा फेस वॉश एंड अच्छा सनस्क्रीन, ये दो मेन चीजें हैं जो हर एक को करनी ही चाहिए। बाकी प्रोडक्ट्स जो भी यूजेज आपको चाहिए वो आप एक डॉक्टर की कंसल्टेशन से स्टार्ट कर ले सकते हैं। जी। एक चीज एक और, अभी जैसे आपने बात करी कि प्रोडक्ट्स जो होते हैं, तो क्या हर एक की स्किन टाइप के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स होते हैं या एक ही प्रोडक्ट जो है हर स्किन टाइप पे चलता है? हर स्किन टाइप के लिए अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, बिकॉज जो सनस्क्रीन हम एक एक्ने प्रोन स्किन या ऑयली स्किन में देते हैं वो हम ड्राई स्किन में नहीं दे सकते हैं। अगर हम रेटिनॉल यूज करना चाहते हैं तो हमें रेटिनॉल ग्रेड करके यूज करना पड़ता है, ड्राई स्किन के लिए डिफरेंट, एंड देन ऑयली स्किन के लिए डिफरेंट तरीके से यूज करना पड़ता है। मॉइस्चराइजर ड्राई स्किन वाले बंदे को ज्यादा चाहिए होगा, फॉर एक्ने प्रोन स्किन मॉइस्चराइजर लाइटर चाहिए, कम यूजेज होगा उसमें। सो वो सारी चीजें क्लाइंट की स्किन के अकॉर्डिंग। अच्छा, क्या ये सारे जो ट्रीटमेंट्स हैं वो अफोर्डेबल हैं, एक आम इंसान ले सकता है? देखिए, ये बहुत ही अफोर्डेबल ट्रीटमेंट्स हैं। सेकेंड थिंग, जब भी आप ट्रीटमेंट लेने जा रहे हो, कहीं भी ट्रीटमेंट लेने जा रहे हो, एक चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आपका फोकस क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पे ज्यादा होना चाहिए। चीपर ट्रीटमेंट्स की जब तरफ हम जब जाते हैं तब नुकसान ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो सिर्फ एक प्राइस पॉइंट पे हमें किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी प्रोसीजर को जज नहीं करना चाहिए। जो पर्सन आपका प्रोसीजर सुपरवाइज कर रहा है या जो कर रहा है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या वो प्रोडक्ट जो यूज कर रहा है उनकी ब्रांड क्वालिटी क्या है, वो सब चीजें मैटर करती हैं किसी भी कॉस्ट को डिराइव करने के लिए। डॉक्टर साहब, ये भी बताइए कि जैसे कि हमारा ऑर्गन डोनेशन की चीजें चलती हैं, तो क्या स्किन डोनेशन का भी इसमें कुछ ऐसा प्रोसीजर है? जी, अब इंडिया में स्किन बैंक्स डेवलप होना शुरू हो गए हैं। हालांकि अभी बहुत कम क्वांटिटी में और बहुत कम जगह पे स्किन बैंक्स अवेलेबल हैं। स्किन बैंक्स में हम जो किसी व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो उसकी स्किन को हार्वेस्ट करके रखा जाता है, प्रिजर्व करके रखा जाता है। उनका काम ये होता है कि जो कोई बर्न का पेशेंट आता है जो बहुत ज्यादा जला हुआ है, जिसमें उसकी बॉडी में इतनी स्किन नहीं है कि उसके जख्मों को कवर कर सके, तो जो स्किन बैंक में सेव्ड स्किन पड़ी है वो एक तरह से एक बायोलॉजिकल ड्रेसिंग की तरह काम करती है। ऐसा नहीं है कि वो स्किन हम किसी और के लगा देंगे तो वो लग जाएगी परमानेंटली, ऐसा नहीं होता है। ये ब्लड से डिफरेंट है। ब्लड आप ट्रांसफ्यूज कर सकते हो, स्किन बैंक से अगर आप स्किन लेके लगाते हो तो वो एक टेम्परेरी प्रोसीजर होता है जब तक मतलब लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। जी, उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट ये है कि अगर कोई पेशेंट मान लीजिए 60 से 70% जला हुआ है और उसकी बॉडी में इतनी स्किन नहीं है कि हम वहां से लेके उसके जख्मों पे लगा सके, तो उस पीरियड के दौरान उसकी बॉडी से प्रोटीन लॉसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाती है। अगर किसी तरीके से हम उस जख्म को कुछ टाइम के लिए बंद कर पाए तो वो जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट लॉसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो स्किन बैंक्स बहुत यूजफुल हैं बर्न पेशेंट्स के लिए। अभी रिसेंटली पीजीआई चंडीगढ़ में एक नया स्किन बैंक शुरू हुआ है। हाँ जी। नॉर्थ में अभी और कोई स्किन बैंक नहीं है, मतलब वहीं पर है, अभी वहीं पे है। बट प्रॉब्लम ये है कि स्किन डोनेशन अभी उतनी पॉपुलर नहीं है, लोगों को पता नहीं है। तो अगर हम यूटिलाइजेशन की बात करें तो अगर चाहिए भी तो वो चीज मिल नहीं पाती है। तो मतलब क्या स्किन डोनेट की जा सकती है? जी, स्किन डोनेट आपकी डेथ के बाद की जा सकती है। इसका कोई पूरा प्रोसेस होता है? जी जी।
ओके। अगर मैं यहाँ पे हम स्किन से हट के बात करें हेयर ट्रीटमेंट की जी। भी, तो क्या आपके पास पेशेंट्स आते हैं इसके? जी, हेयर फॉल के बहुत पेशेंट्स होते हैं। एक तो होता है हम जिसे जेनेटिक हेयर लॉस बोलते हैं, मेल्स में मेल पैटर्न बॉल्डनेस बोलते हैं। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है हेयर लॉस की, गंजेपन की, तो उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। बेसिकली हेयर लॉस ट्रीटमेंट का मेन फंक्शन यही है कि उस गंजेपन को हम जितना डिले कर सकें उतना बेटर है। बेटर। हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो एंड रिजल्ट है कि जब गंजापन हो चुका है तो आप हेयर ट्रांसप्लांट से उसको ट्रीट कर सकते हो, लेकिन प्राइमरी मोटिव ये होना चाहिए कि उस गंजेपन को हम जितना डिले कर सके विद मेडिकेशंस जो सेफ हैं, जिनका लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट नहीं है, और उसकी वजह से हम जितने अपने बाल बचा सके उतना बेटर है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारे जो हमारे सवाल थे उनके जवाब अच्छे से दिए हैं, एंड अब हमारे जो ऑडियंस है उसके लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहोगे? मेरा देखो एक ही मैसेज है सारे ऑडियंस को, आप कोई भी ट्रीटमेंट कराना चाहते हो, किसी भी तरह का प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी ट्रीटमेंट कराना चाहते हो, किसी भी डॉक्टर के पास आप जाएं, सबसे पहले उसकी क्वालिफिकेशन जरूर चेक करें। इंडिया में जो प्लास्टिक सर्जरी के लिए क्वालिफिकेशन है, जो वैलिड क्वालिफिकेशन है, वो है MCH इन प्लास्टिक सर्जरी। इसके अलावा DNB प्लास्टिक सर्जरी इज अनदर क्वालिफिकेशन विच इज रिकॉग्नाइज्ड एंड विच इज लीगल इन इंडिया। इसके अलावा अगर आपको कोई भी कहता है कि मैं कॉस्मेटिक सर्जन हूं लेकिन उसने MCH नहीं किया है, मैं प्लास्टिक सर्जन हूं उसने MCH नहीं किया है, तो उसको आप अच्छी से परखिए, क्योंकि वो क्वालिफिकेशन इंडिया में वैलिड नहीं है। ये एक बहुत बड़ा कारण है हमारी फील्ड में गलत रिजल्ट्स आने का, लोगों के नुकसान होने का। सो जब भी आप कोई भी ट्रीटमेंट कराना चाहें, अपने सर्जन की क्वालिफिकेशन जरूर चेक करें। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। मेरे साथ मौजूद थे डॉक्टर अमनप्रीत सिंह, जो एक प्लास्टिक सर्जन हैं। इन्होंने आपके बहुत सारे सवालों के जवाब दिए हैं। शायद आपके जो मिथ्स थे वो अब क्लियर हो गए हों। तो अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो इस तरह के और भी एपिसोड्स के साथ आप बने रह सकते हैं हमारे साथ, और तब तक के लिए नमस्कार।